हेलो 9th क्लास स्टूडेंट्स। तो क्या आप ये डिफिकल्टी जो है फेस कर रहे हैं कि 8th से 9th का सिलेबस आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, आपको लग रहा है कि चैप्टर्स मुश्किल हैं, समझ नहीं आ रहे, तो आपकी इसी प्रॉब्लम को आसान करने के लिए अब हम लेके आए हैं आपके वन शॉट लेक्चर्स ऑफ 9th क्लास। और इसमें सारे चैप्टर्स जो भी आपके बोर्ड में आएंगे, जो भी आपके पेपर्स में आएंगे, वो सारे जो है कवर हो जाएंगे। और क्योंकि एक वन शॉट लेक्चर्स है तो एक ही लेक्चर में पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। पर क्या आप सोच रहे हैं यार एक लेक्चर में तो मैम कुछ छोड़ देंगी? तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो एक लेक्चर में जो है कंप्लीट किए जाएंगे। कहीं भी आपका जो है कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा चैप्टर से रिलेटेड। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपना जो है चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर है पॉलिटिकल साइंस का, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है। देखो डेमोक्रेसी जो है ना एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, और ये जो डेम वर्ड होता है ना इसका मतलब ही क्या होता है, पीपल। तो जहां पर लोगों को पावर मिले, जहां पर पीपल को पावर मिले, वो हमारी गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, या फिर उसको हम बोलते हैं कि वहां पर हमें डेमोक्रेसी देखने को मिल रही है, जिसको आप हिंदी में बोलते हो मेरे बच्चे लोकतंत्र। लोकतंत्र मतलब जहां पर लोगों का राज होता है उसको हम बोलते हैं लोकतंत्र। पर ऐसा लोगों का राज नहीं है कि सारे ही लोग अपने आप से डिसीजन लेते रहेंगे, इतना भी आसान नहीं है ये रूल। तो इसलिए हमको इसको डिटेल में आज पढ़ना है। और ये जानने के साथ साथ डेमोक्रेसी क्या है हमारे लिए ये जानना भी जरूरी है। क्यों डेमोक्रेसी, हम क्यों चाहते हैं कि हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। और इवन ऐसी कंट्रीज जहां पर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहां के भी जो लोग हैं वो चाहते हैं कि प्लीज डेमोक्रेसी आ जाए। उनके भी मन में ये होता है कि काश हमारी कंट्री में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती। वो भी आज हम इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर क्या स्पेशल है ऐसा डेमोक्रेसी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जानने के लिए कि डेमोक्रेसी तो है, हमें पता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, बट उसके अलावा क्या ऑप्शंस है। क्योंकि अपनी लाइफ में ऑप्शंस तो सबको अच्छे लगते हैं ना, कपड़े लेने जाओ या खाना खाना हो, ऑप्शन सबको चाहिए। तो डेमोक्रेसी के अलावा और क्या ऑप्शंस है ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है। कि सबसे पहले है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, जहां पर सबसे ज्यादा पावर जो है लोगों के पास होती है। और लोगों के पास अभी इस टाइम पर कैसे पावर होती है कि लोग इलेक्ट करते हैं ऐसे लीडर्स को जो उनके लिए लॉ बनाए। क्योंकि आजकल के हमारी कंट्रीज में इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, सब लोग एक जगह पर इकट्ठा होकर डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं अपनी मर्जी से कि यार ये बंदा हमें सही लग रहा है, ये हमारे लिए डिसीजन ले लेगा, है ना। तो वो होती है मेरे बच्चे हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट है हमारी मोनार्की। मोनार्की में जो है मैक्सिमम पावर किसके पास होती है, मोनार्क के पास। मोनार्क यानी वहां के किंग या क्वीन। नेक्स्ट है हमारा मिलिट्री रिजाइम। मेरे बच्चे जो आपको नाम से ही क्लियर है कि मिलिट्री रिजाइम का मतलब है जहां पर जो ज्यादा पावर है वो किसके पास होती है, मिलिट्री के पास। मिलिट्री जैसे कि आपकी आर्मी हो गई, इन लोगों के पास जो है सबसे ज्यादा पावर होती है। नेक्स्ट है हमारी एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी को जानने के लिए आपके लिए ये जानना जरूरी है कि एरिस्टोक्रेट्स कौन होते हैं। एरिस्टोक्रेट्स वो होते हैं जो किसी एक सोसाइटी के जो सबसे अमीर लोग होते हैं ना, उसको हम बोलते हैं हम एरिस्टोक्रेट्स। तो जब हमारी गवर्नमेंट सिर्फ फ्यू रिच पीपल चला रहे हो, कुछ अमीर लोग ही हमारी गवर्नमेंट को चलाने लग जाए, जैसे कि मान लो अब इंडिया में आ जाए मुकेश अंबानी का रूल कि जो डिसीजन लेगा मुकेश अंबानी ही लेगा, तो वो उसको हम बोल देंगे एरिस्टोक्रेसी। मतलब मुकेश अंबानी और उसके अलावा और जो दो चार रिच लोग हैं वो लोग जब मिला के डिसीजन लेंगे तो उसको हम बोलेंगे एरिस्टोक्रेसी, अ गवर्नमेंट बाय एरिस्टोक्रेट्स। तो हमें क्योंकि इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ना है और हमारा चैप्टर किससे रिलेटेड है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, तो चलो देखते हैं कि क्या हमारी डेमोक्रेसी है, कौन सी गवर्नमेंट हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कौन सी हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है। और मैं आपको जो है स्टोरी सुनाया करूंगी एक एक कंट्री की, पर आपने कमेंट में बताना है क्या आपको लग रहा है वो कंट्री डेमोक्रेसी है या नहीं। तो हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बच्चे पीपल आर द सोर्स ऑफ पावर। सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, लोगों के पास। बोलने को तो है ही, ये हमें पता है कि कितनी पावर है कितनी नहीं है, बट फिर भी सबसे ज्यादा पावर किसके पास मानी जाती है, लोगों के पास। क्योंकि उनका बस चले तो वो आपकी सरकार को अगले आने वाले 5 साल बाद हटा भी सकते हैं। तो मेन पावर किसके पास है, पीपल के पास डेमोक्रेसी में। क्या होती है डेमोक्रेसी, एक अच्छी सी इसकी डेफिनेशन भी कर लेते हैं। डेमोक्रेसी इज द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। क्या होती है हमारी डेमोक्रेसी,
एक ऐसी गवर्नमेंट जहां पर हम अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट करते हैं। कौन हमारे लिए लॉज बनाएगा, कौन हमारे लिए डिसीजंस लेगा, ये हम खुद डिसाइड करते हैं, ये और कोई डिसाइड नहीं करता। हम जो एक कंट्री के सिटीजन्स हैं, जो एक कंट्री के रहने वाले लोग हैं, वो खुद अपने में से ये डिसाइड करते हैं कि हमारे लिए कौन रूलर बनेगा, कौन हमें रूल करेगा, कौन हमारे लिए डिसीजंस बनाएगा। और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? बिल्कुल ऐसी गवर्नमेंट, बिल्कुल उसके ऑपोजिट, जहां पर हम अपने लीडर्स को या अपने रूलर्स को खुद इलेक्ट नहीं करते हैं, वो होती है हमारी नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। देखिए, जैसे कि अब आपको एग्जाम्पल दिया जाए, मैं आपको बताती हूँ कि म्यांमार में जो रूल था 1962 से 2011 तक, वो मिलिट्री का था या आर्मी का था, यानी जो लीडर्स बनते थे वो आर्मी के मेंबर्स में से ही कोई लीडर होते थे। किसी भी सिविलियन को या किसी भी कंट्री के नॉर्मल सिटीजन्स को ना तो अलाउ किया जाता था कि वो लीडर बने, और वो जो है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्ट भी नहीं लेते थे। तो आपका क्या मानना है, ये कैसी गवर्नमेंट है? तो भाई हमारा मानना तो ये है कि ये एक नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जहां पर केवल आर्मी के लोग ही जो है लीडर्स बन सकते हैं और कोई लीडर नहीं बन सकता। यानी कि हम खुद से नहीं चूज कर रहे हैं हमारा लीडर कौन बनेगा, पहले से ही डिसाइडेड है आर्मी के लोग। चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल चिले का, जिसके हमारे जो है डिक्टेटर थे। कौन थे हमारे डिक्टेटर? ऑगस्टो पिनोशे युगाटे। डिक्टेटर का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेता है। तो ऑगस्टो पिनोशे युगाटे जो है चिले के डिक्टेटर थे और सारी कंट्री के डिसीजन वही लेते थे बिना किसी से कंसल्ट किए। तो आपका क्या मानना है, ये कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है? देखिए, जो हमारी डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें कौन आपके लिए डिसीजन लेगा, ये पूरा कंसल्ट होता है ना, पूरे आप अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हो। पर क्या डिक्टेटरशिप में जब एक ही पर्सन रूल कर रहा है, क्या वो किससे पूछेगा मैं क्यों डिसीजन लूं? क्या वो आपकी राय लेने आएगा? नहीं। तो डिक्टेटरशिप भी हमारी कैसी हो गई? नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। नेक्स्ट होता है बच्चे हमारा मोनार्की सिस्टम। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें जो पावर होती है वो होती है किंग या क्वीन के पास, और जब किंग या क्वीन की डेथ हो जाती है तो जो प्रिंस होता है, यानी कि जो उनका बेटा होता है, वही अगला किंग बनता है। तो क्या आप इसमें चूज कर रहे हैं आपका लीडर कौन बनेगा? नहीं, सबको पता है राजा का बेटा राजा बनेगा। जिसका एग्जाम्पल है हमारा सऊदी अरेबिया, कि सऊदी अरेबिया में आज भी जो है किंग्स रूल करते हैं, और जब किंग की डेथ हो जाती है तो उनका जो बच्चा है, उनका जो बेटा है, वही जो है नेक्स्ट किंग बनता है। तो क्या मोनार्की सिस्टम हमारा डेमोक्रेटिक है? क्या हमारा मोनार्की का सिस्टम डेमोक्रेटिक है? नहीं, नहीं है हमारा मोनार्की का सिस्टम डेमोक्रेटिक, क्योंकि यहां हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट नहीं कर रहे। चलिए, तो क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं। और क्या होती है नॉन डेमोक्रेसी? जहां पर हम अपने लीडर्स को नहीं इलेक्ट करते हैं, जहां पर पीपल डू नॉट हैव एनी राइट टू इलेक्ट देयर रूलर, जहां पर हमें अपने लीडर को इलेक्ट करने का कोई भी राइट नहीं होता। तो भाई हमने कहा जहां पर हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करेंगे वो डेमोक्रेसी है, तो मतलब जहां पर भी इलेक्शंस होते होंगे वो डेमोक्रेसी हो जाएगी, है ना? ऑब्वियस सी बात यही है। तो भैया ये जो खिचड़ी है ना डेमोक्रेसी की, ये इतनी आसान नहीं है। जहां पर इलेक्शंस होंगे वही डेमोक्रेसी हो जाएगी, ऐसा मानना बिल्कुल भी सही नहीं है। और भी बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं जो जिससे हमें पता लगता है कि ये कंट्री डेमोक्रेटिक है भी या नहीं। चलिए आइए इसको भी अब डिटेल में पढ़ते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ने के लिए कि क्या क्या चीजें हमें एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को में देखने को मिलेगी। इलेक्शंस तो होंगे फॉर श्योर, पर उन इलेक्शंस के अलावा और क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें एक डेमोक्रेसी में चाहिए, उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा कि ऐसी क्या क्या चीजें हैं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में नहीं होती हैं, जो ऐसी गवर्नमेंट में होती हैं जो कि नॉन डेमोक्रेटिक होती हैं। क्योंकि किसी भी चीज को जब हम डिफरेंशिएट करके पढ़ते हैं ना, तो हमारे इजीली दिमाग में आ जाता है। आपको केवल सेब दिखाया जाए, आप तो सोचेंगे अरे यार सारे गोल फ्रूट सेब हो जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं होता। जब आपको दिखता है कि अच्छा संतरा भी है, उसका टेस्ट भी अलग है, साथ में गवावा भी है, उसका टेस्ट भी अलग है, कलर भी अलग है, तभी आप सेब को भी अच्छे से समझ पाते हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि डेमोक्रेसी में हमें क्या क्या चाहिए होता है और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कैसी होती है, उनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं अपने रिश्तेदार कंट्री का, जो कि है हमारा प्यारा पाकिस्तान। भैया देखो, रिश्तेदार तो है, मानो या ना मानो, है ना? दो भाई अलग हो गए हैं प्रॉपर्टी के चक्कर में, यही मान के अपने पाकिस्तान को ट्रीट किया करो। चलिए
अब है अक्टूबर 1999। क्या हुआ था अक्टूबर 1919 में ऐसा 1999 में ऐसा जो पाकिस्तान की एकदम सरकार हिल गई थी। तो भाई पाकिस्तान में 1999 में पहले तो डेमोक्रेसी ही थी, लेकिन एकदम से जो मिलिट्री है उसने कहा बाय बाय डेमोक्रेसी, जाओ अब मैं जो है रूल करूंगा पाकिस्तान में। पर कौन था वो जिसने डेमोक्रेसी को बाय बाय कर दिया? वो थे हमारे मिलिट्री के लीडर परवेज मुशर्रफ। तो ये जो हमारे जनरल परवेज मुशर्रफ थे जो कि मिलिट्री के लीडर थे, उन्होंने जो है प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को बाय बाय कर दिया और कह दिया कि अब जो मैं हूं कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव। चीफ एग्जीक्यूटिव वो होता है जो कंट्री के सारे काम धाम देखता है। और अभी तो उन्होंने अपने आप को केवल चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर किया था कि मैं तो बस कंट्री का काम धाम देखूंगा, लेकिन बाद में उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट ही घोषित कर दिया कि अब सिर्फ काम धाम नहीं देखूंगा, सारे हक भी और सारे रूल भी कौन बनाऊंगा? मैं। पर इतने पे वो खुश नहीं हुए और 2002 में जब उनकी प्रेसिडेंटशिप खत्म होने वाली थी कि भाई इतने ही साल के लिए आप प्रेसिडेंट बन सकते हो, तो उन्होंने कहा नहीं, इतनी जल्दी मैं पाकिस्तान का हाथ नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने एक रेफरेंडम पास करवाया और लोगों से ये मनवा लिया कि अगले 5 साल भी वही प्रेसिडेंट रहेंगे। ये रेफरेंडम क्या होता है जो परवेज मुशर्रफ ने पास करवाया कि अगले साल तक जो है वही रूलर रहेंगे? देखिए, रेफरेंडम उन्होंने पास करवाया 2002 में, जिन्होंने उन्होंने क्या किया उस रेफरेंडम में, अपने जो असेंबली के जितने भी लोग थे, जो भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स थे, उनसे जो है वोट डलवाया। क्या वोट डलवाया? कि परवेज मुशर्रफ शुड बी मेड द प्रेसिडेंट फॉर अनदर 5 years और नोट। और मैक्सिमम लोगों ने क्या कह दिया? यस, परवेज मुशर्रफ ही अगले साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट रहने चाहिए। उन्होंने कोई नॉर्मल इलेक्शंस नहीं किए, सिर्फ जो अपने असेंबली के लोग हैं उनसे जो है अपने फेवर में डिसीजन दिलवा लिया कि हाँ, हम सब चाहते हैं परवेज मुशर्रफ जो है अगले 5 साल के लिए हमारे प्रेसिडेंट रहें। इसको हम कहते हैं रेफरेंडम। जब आप इस असेंबली के मेंबर से किसी डिसीजन को पास करने के लिए या उसको खारिज करने के लिए जो है वोट करवाते हो, उसको हम बोलते हैं रेफरेंडम। लेकिन जब उन्होंने ये रेफरेंडम पास करवाया तो जो हमारे ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट थे या डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट थे, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट वो होते हैं जो लोगों के लिए, लोगों के हक के लिए लड़ते हैं कि लोग भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और डेमोक्रेटिक एक्टिविस्ट नाम से ही क्लियर है, ऐसे लोग जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। उन लोगों का क्या कहना था? उन लोगों का ये कहना था कि जो जनरल परवेज मुशर्रफ है ना, इन्होंने ये सिंपली या अच्छे तरीके से रेफरेंडम पास नहीं करवाया है, इन्होंने थोड़ा सा झोल किया है। इन्होंने इलीगल वे में और फ्रॉड करके जो है ये रेफरेंडम पास करवाया है। लोगों ने सवाल उठाने शुरू किए, लेकिन परवेज मुशर्रफ जो है अपने आगे बढ़ने से नहीं रुके। उन्होंने फिर भी अपने कामों को कम नहीं किया और 2002 में एक नया लॉ बना दिया। क्या लॉ था जो उन्होंने 2002 में बनाया? According to this order, the president had the power to dismiss the National Assembly and the State असेंबली। अब परवेज मुशर्रफ एक ऐसा भी लॉ बना के चले गए कि भाई अब तो जो मैं प्रेसिडेंट हूं ना, मैं कभी भी नेशनल असेंबली को, यानी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको हम इंडिया में बोलते हैं, अपनी नेशनल असेंबली को और अपनी स्टेट असेंबली को जिसको हम स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, इसको मैं कभी भी अपनी मर्जी से हटा सकता हूं। ये हुई थी हमारे पाकिस्तान की स्टोरी। आई होप आपको ये क्लियर है। आगे बढ़ा जाए। चलिए बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। Who control the civilian cabinet of Pakistan's National Assembly and State Assembly? कि यानी जो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली के लोग इलेक्ट हो रहे थे, अब उनके ऊपर भी कंट्रोल लेके आया गया कि भाई ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट बन रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बन रही है। जो इंडिया की सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जैसे हम उसको बोलते हैं नेशनल असेंबली या स्टेट असेंबली, बन रही है, लोग इलेक्शंस कर रहे हैं, पर उसको भी कंट्रोल किया जा रहा है। कौन कंट्रोल कर रहा था? मिलिट्री। जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल थी, जो इसका सारा काम देखती थी, नेशनल असेंबली का और स्टेट असेंबली का, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, उसको भी कौन डोमिनेट कर रहा था? मिलिट्री। मिलिट्री अपने आप से देखती थी कि किसको इलेक्ट किया जाना चाहिए और किसको नहीं। यानी इलेक्शंस तो हो रहे हैं, बट वहां पर भी कौन डोमिनेट कर रही है? हमारी मिलिट्री।
It is not that National Assembly and the State Assembly did not have any power at all, but there was some power, but who had the real पावर। अब देखो नेशनल असेंबली और स्टेट असेंबली को कुछ कुछ पावर दी गई थी, वो इलेक्ट होकर आ भी रहे थे, पर इलेक्शन में भी कौन कंट्रोल कर रहा था? हमारी मिलिट्री, बट फिर भी कुछ पावर उनको दे दी गई। पर ये थोड़ी बहुत पावर से हमारी डेमोक्रेसी नहीं चलती, ज्यादा पूरी कंट्री की मैक्सिमम पावर अभी भी किसके पास थी? परवेज मुशर्रफ के पास। तो भाई जो हमारी डेमोक्रेसी होती है ना, उसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग का जो पावर होती है वो लोगों के, वो उस लीडर के पास होनी चाहिए जो लोगों ने इलेक्ट किया है, वो नहीं जो खुद से अपनी मर्जी से लीडर बन गया है। तो डेमोक्रेसी देखो, अभी हमने पाकिस्तान में पढ़ा कि भाई इलेक्शंस तो हो रहे हैं, स्टेट असेंबली के भी, नेशनल असेंबली के भी, पर कभी भी स्टेट असेंबली को प्रेसिडेंट हटा सकता है। ये क्या बात हुई? फिर क्या वैल्यू रही लोगों के उनको वोट देने की? मान लो हम इतना काम जाम करके वोट भी दे के आए, स्टेट में असेंबली भी बन जाए और फिर प्रेसिडेंट कह दे हटाओ, तो क्या उसका कोई फायदा हुआ? नहीं। तो भाई हमारी डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसमें जो फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर है वो उस पर्सन के पास होनी चाहिए जिसको हमने इलेक्ट किया है, ऐसा नहीं जो खुद से ही लीडर बन गया है। चलिए अब आते हैं हमारी चाइना के एग्जाम्पल पे। चाइना के लिए अगर हम बात करें तो हर 5 साल में इलेक्शंस हो रहे थे चाइना में, जैसे हम पढ़ते हैं कि डेमोक्रेसी में तो इलेक्शंस होते हैं रेगुलरली, तो चाइना में इलेक्शंस भी हो रहे थे। What was China's parliament known as? चाइना के पार्लियामेंट का एक अलग सा नाम भी था, कुवानॉन गुओ रेनमिन दाइबियो दहुई, ये उनकी अपनी लैंग्वेज का नाम है, बट जिसको हम नॉर्मल इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पीपल कांग्रेस, ये उनके पार्लियामेंट का नाम था। जैसे हमारी लोकसभा राज्यसभा है, उनकी थी नेशनल पीपल कांग्रेस। अब जो भी चाइना का प्रेसिडेंट बनता था वो यही पार्लियामेंट जो है चूज करती थी कि हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। यानी कि जो लोग थे चाइना के वो पार्लियामेंट के लोगों को इलेक्ट करते थे और फिर वो पार्लियामेंट वाले जो लोग हैं वो डिसाइड करते थे कि हमारी कंट्री का प्रेसिडेंट कौन बनेगा। Whoever became the president of China was chosen according to the parliament, and parliament had over 3000 members from all over the country of various section। और जो पार्लियामेंट भी था उसमें अलग अलग एरिया से जो है लोग इलेक्ट होकर आते थे, इवन मिलिट्री के भी कुछ लोग होते थे, सिविलियंस भी होते थे, अलग अलग जो सेक्शंस ऑफ सोसाइटी थे उसके लोग जो है पार्लियामेंट के मेंबर बनते थे। कितना अच्छा प्रोसेस है ना भाई? जो कॉमन पीपल हैं वो पार्लियामेंट के लोगों को इलेक्ट कर रहे हैं, पार्लियामेंट वाले प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर प्रॉब्लम कहाँ आ रही है चाइना में? क्यों पढ़ रहे हैं हम इसको? चलो ये भी देखते हैं। चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जो है ना वो हमारी वहां पे प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी में? कि भाई जो भी जो है इलेक्शन में पार्ट लेगा पार्लियामेंट के, जो भी जो है पार्लियामेंट में सीट सिक्योर करना चाहता है उसको जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, या तो वो उसका मेंबर होना चाहिए या वो उसको इसी पार्टी से जो है परमिशन लेनी है कि भाई क्या मैं इलेक्शन में पार्ट ले लूं। मतलब अगर आपको इलेक्ट भी होना है, अगर आपको लोगों की राय से इलेक्ट होना है तब भी आपको पहले किसी और की परमिशन लेनी पड़ेगी। मान लो आपको पार्लियामेंट में इलेक्ट होना है लेकिन उससे पहले आपको जो है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से पूछना पड़ेगा कि प्लीज मैं इलेक्शन में पार्ट ले लूं। तो भाई ये तो गलत है। जिसका मन चाहे वो इलेक्शन में पार्ट ले और फिर वो लोगों पे डिपेंड करता है वो आपको जितवाना चाह रहे हैं या नहीं। What will happen if the government of one party will always be formed? Small party and new party will not get a chance to win. अब क्या होगा? हमेशा अगर एक पार्टी की डोमिनेंस रहेगी कि सबको चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से ही परमिशन लेनी है, तो डोमिनेट कौन करेगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी। आखिर किसकी सरकार आएगी, किसका रूल चलेगा? चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। बाकी जो नई पार्टी आई होंगी जिनकी कोई और आइडियोलॉजी होगी, जो शायद और प्रोग्रेसिव होंगी, वो तो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि क्या कम्युनिस्ट पार्टी कभी और किसी को आगे आने देगी? नहीं। चलिए थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं हम मेक्सिको का। मेक्सिको में ऐसा क्या हुआ जो हमें इसके बारे में पढ़ना पड़ रहा है कि सिंस इंडिपेंडेंस इन मेक्सिको इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट वर हेल्ड एवरी 6 ईयर। हर 6 साल में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते थे मेक्सिको में। देयर वाज नेवर अ रूल बाय मिलिट्री एंड द डिक्टेटर। कभी भी किसी मिलिट्री का रूल, किसी डिक्टेटर का रूल मेक्सिको में नहीं आया था। सब कुछ जो अच्छा है, बढ़िया है, स्मूथ चल रहा था। फिर प्रॉब्लम यहाँ क्या है? However, all the elections till 2000 were won by PRI, Institutionally Revolutionary Party।
ठीक है, ये इस जो पार्टी है इसकी शॉर्ट फॉर्म है पीआरआई और इसकी फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। यहाँ पर कोई मिलिट्री का रूल नहीं था, यहाँ पर कोई डिक्टेटरशिप नहीं थी, पर फिर भी डेमोक्रेसी के अंदर भी कौन सी पार्टी हमेशा जीत रही थी? इंस्टीट्यूशनली रेवोल्यूशनरी पार्टी। इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी जो है हमेशा जीत रही थी। ऑपोजिशन की जो पार्टीज होती थी, जो और छोटी मोटी पार्टीज होती थी, वो पार्टिसिपेट खुद तो करती थी इलेक्शंस में, पर कभी जीतती नहीं थी। क्या ऐसा क्या था पीआरआई में? क्या वो सबसे बढ़िया पार्टी थी? उससे आगे कोई हो ही नहीं सकता। देखते हैं, चलिए। PRI used many types of dirty tricks to win the elections। तो भाई ये है कैच। ऐसा नहीं है कि PRI बेस्ट ही रही होगी, पर वो जो है ना छल कपट से जो है हमेशा इलेक्शंस जीती थी। गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैड टू अटेंड पार्टी मीटिंग, टीचर्स फोर्स्ड पेरेंट्स ऑफ देयर स्टूडेंट्स टू वोट फॉर पीआरआई। यानी अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते थे तो आपको इस जो पार्टी होती थी पीआरआई, इसकी मीटिंग्स में पार्ट लेना होता था। टीचर्स जो कि स्कूल में पढ़ाती है, वो अपने बच्चे को, माँ बाप को बोलती थी पीआरआई को वोट करना, पीआरआई को वोट करना। मीडिया भी जो हमारी मीडिया थी वो भी बिक गई थी, वो भी केवल पीआरआई के काम को ही कवर करती थी, बाकी छोटी मोटी पार्टीज को जो है कवर नहीं करती थी। Many times it used to happen that the polling booth of opposition parties were shifted from one place to another, due to which citizens had to face a lot of difficulty in casting their votes। और end time पे क्या होता था, जब वोट देने की बात आती थी, लोग जाते थे कि भाई चलो वोट देने चलते हैं, पीआरआई को नहीं किसी और को जाके देंगे। अभी वो सोच ही रहे होते थे, इनमें इतने में ही पता लगता था भाई यहाँ पर तो वोट हो ही नहीं रहे हैं, अब तो उन्होंने जो वोटिंग बूथ है ना जहां पर वोट दे के आना है 100 किलोमीटर दूर रख दिया है। फिर लोग कहते थे अरे भाई चलो रहने दो, कौन इतनी दूर जाएगा, आने दो पीआरआई को ही पावर में। देखा कितनी चीटिंग कर करके जो है पीआरआई जीता करती थी। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्या इन दोनों गवर्नमेंट्स में, चाइना में और मेक्सिको में, क्या हमारी डेमोक्रेसी है? नहीं थी। क्यों डेमोक्रेसी नहीं थी? क्योंकि अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज हु आर करंटली इन पावर हैव द फेयर चांस ऑफ लूजिंग। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जहां पर कुछ फ्री और फेयर इलेक्शन हो। जो आज पावर में है पार्टी, ऐसा ना हो कि हमेशा वही पावर में रहेगा, क्योंकि अगर उस पार्टी को पता है कि भाई अगले साल भी मैंने ही जीतना है, तो वो हमेशा अपनी चलाएगी। एक फियर, एक डर जो है हमारी रूलिंग पार्टी में हमेशा रहना चाहिए कि अगर मैंने अच्छे काम ना किए तो अगले जो आने वाले इलेक्शन है हमें हटा दिया जाएगा। तो अ डेमोक्रेसी मस्ट बी बेस्ड ऑन फ्री एंड फेयर इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस ऑफ लूजिंग। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो कि है थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, और बहुत आसान फीचर है जो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा, जिसमें आपने एग्जाम्पल पढ़ना है सऊदी अरेबिया का, एस्टोनिया का और फिजी का। तो सऊदी अरेबिया के बारे में मेरे बच्चे अगर हम बात करें तो बिफोर 2015 नो वुमेन इन सऊदी अरेबिया हैड द राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में 2015 से पहले किसी भी औरत को वोट देने का राइट ही नहीं था। एस्टोनिया में अगर हम देखें, रशियन माइनॉरिटीज दे हैड टू फेस प्रॉब्लम्स इन कास्टिंग देयर वोट। उनका इजीली वोटर कार्ड नहीं बनता था और उनको बहुत इजीली जो है वोट देने का हक नहीं मिलता था एस्टोनिया में। और फिजी में क्या था? फिजी में जो फिजी के अपने रहने वाले लोग होते थे, जो बहुत पहले से फिजी में रह रहे हैं, जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स हैं फिजी के, उनके वोट की ज्यादा वैल्यू होती थी। और जो इंडियन फिजी थे, जो ना जाने कितने सालों पहले फिजी में गए थे और फिर वहां बस गए, उनके वोट की उतनी वैल्यू नहीं थी। यानी लोग दोनों ही फिजी के हैं, पर इनकी वोट की वैल्यू ज्यादा है, इनके वोट की वैल्यू कम है। तो थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, इससे हमें क्या मिलता है कि इन अ डेमोक्रेसी ईच एडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट, कि सबका एक वोट होना चाहिए और उस वोट की जो है इक्वल वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं वोट कर रही हूं तो सिर्फ 1% वोट जा रहा है और कोई और वोट कर रहा है तो उसको 10% माना जा रहा है। नहीं, डेमोक्रेसी में सबके वोट की इक्वल वैल्यू होनी चाहिए, सबके बात की इक्वली रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये होती है हमारी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। चलिए अब आते हैं अपने फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पे।
चलिए बच्चे, लास्ट फीचर या फिर जो हमें अपना फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेसी पढ़ना है वो है जिम्बाब्वे से रिलेटेड। तो जिम्बाब्वे में क्या था, जिम्बाब्वे वाज अ कॉलोनी ऑफ ब्रिटेन, यानी कि जो ब्रिटेन है वो जो है जिम्बाब्वे पे रूल करता था। द पीपल ऑफ जिम्बाब्वे वर रूल्ड बाय वाइट माइनॉरिटी, यानी हमारे ब्रिटेन के जो वाइट पीपल हैं वो जिम्बाब्वे पे रूल करते थे। द वाइट पीपल ऑफ ब्रिटेन वाज were ruling on the people of Zimbabwe. 1980 was the year when Zimbabwe got freedom from white माइनॉरिटी, और 1980 में फाइनली जिम्बाब्वे के लोगों ने जो है वाइट माइनॉरिटी यानी जो ब्रिटेन के लोग थे उनको भगा दिया और अपनी कंट्री में जो है अपना रूल लेकर आए। Since then, the country has been ruled by ZANU-PF, the party that led the freedom struggle. और तब से जिम्बाब्वे को कौन रूल कर रहा है? ZANU-PF, वो पार्टी जिसने जिम्बाब्वे को फ्रीडम दिलाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। और उसके लीडर कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे, वो रूलर जो कि हमारे जो ZANU-PF है इसके लीडर थे। अब जो हमारा जिम्बाब्वे है वहां पर भी हमारे रेगुलर इलेक्शंस हो रहे थे। प्रेसिडेंट मुगाबे वॉज पॉपुलर बट ऑल्सो यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शंस, यानी जो हमारे मुगाबे हैं, रॉबर्ट मुगाबे, पॉपुलर तो थे, लोगों में अच्छी पॉपुलैरिटी थी, जान पहचान थी, लेकिन फिर भी जो वो है वो गलत तरीके से इलेक्शंस जीतते थे। Over the years, his government changed the constitution several times to increase the powers of the president and make him less accountable. कुछ सालों में उन्होंने इतनी बार अपनी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया कि जो हमारे प्रेसिडेंट होंगे मुगाबे, उनके पास जो है बहुत ज़्यादा पावर्स हो जाएं और अगर वो कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो उन्हें किसी को भी जो है अपने डिसीजन के लिए जवाब ना देना पड़े। और जो अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स होते थे जो कभी भी रॉबर्ट मुगाबे या उनकी पार्टी के काम पर सवाल उठाते थे उनको भी दबा दिया जाता था। अगर कोई पब्लिक से भी जो पर्सन है वो मुगाबे जी के डिसीजंस पर सवाल उठाता था उनकी भी बातों को दबा दिया जाता था। Opposition party workers were harassed and their meeting disrupted. Public protest and demonstrations against the government were declared illegal. कि अगर कोई भी जो है गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी बोलता था, कोई स्ट्राइक करता था तो उनको इलीगल बोलकर जो है जेल में भी डलवा दिया जाता था। There was a law that limited the right to criticize the president. और एक ऐसी लॉ भी बना दी गई कि अगर आप कोई बहुत ज़्यादा बोलेगा ना प्रेसिडेंट के बारे में तो भाई चलो सीधा जेल में। इतने बुरे तरीके से जो है वो बिहेव कर रहे थे लोगों के साथ पावर में रहने के लिए। टेलीविजन एंड रेडियो वर कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट एंड गेव ओनली द रूलिंग पार्टीज वर्जन। और सिर्फ लोगों से जबरदस्ती ही नहीं, मीडिया को भी पूरा कंट्रोल किया हुआ था कि जो टेलीविजन और रेडियो होगा ना वो भी सिर्फ पार्टी की ही वाहवाही करेगा। और अगर कोई कोर्ट भी ऐसा रूल सुनाती थी जो कि जो है हमारी मुगाबे जी के अगेंस्ट होता था या फिर उनकी पार्टी के अगेंस्ट होता था, उसको भी जो सरकार है ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी। द एग्जाम्पल ऑफ जिम्बाब्वे शोज दैट popular approval of the rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. Popular governments can be undemocratic, popular leaders can be autocratic. कि हम सोचे कि भाई ये लीडर तो बहुत ज़्यादा जाना पहचाना है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो जाना पहचाना जिसका नाम हो वही लीडर आपके लिए डेमोक्रेटिक हो। वो कभी कभी ऑटोक्रेट में भी कन्वर्ट हो सकता है कि किसी बंदे को अगर आप सर पे चढ़ा दो कि यार इसकी तो बहुत चलती है तो वो फिर अपनी ही चलाएगा, वो आपकी नहीं सुनेगा। A democratic government cannot do whatever it likes simply because it has won an election. It has to respect some basic rules. In particular, it has to respect some guarantees to the minorities. तो आप सोचो अरे भाई अब तो मैं इलेक्शन में जीत गया हूँ तो मैं कुछ भी कर लूँ। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। आपको जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है, कुछ बेसिक रूल्स को जो है ज़रूर ही फॉलो करना है। केवल इलेक्शन जीतने से आप किसी भी एरिया के जो है ऐसे रूलर नहीं बनते कि सिर्फ आपकी ही चलेगी। आपको जो है लॉज का, रूल्स का जो है रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। तो भाई ये पढ़ा हमने डेमोक्रेसी के बारे में कि डेमोक्रेसी के क्या चार फीचर्स हैं। सबसे पहले हमने सबसे लास्ट में हमने पढ़ा है अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजंस राइट्स। तो हमने इतनी सारी चीज़ें जो है डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ी, तो क्या सबको डेमोक्रेसी पसंद है? एकदम बहुत बढ़िया हो जाएगी डेमोक्रेसी, कोई कमी ही नहीं है? तो भाई ऐसा नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डेमोक्रेसी के अगेंस्ट भी बोलते हैं, जिनको लगता है डेमोक्रेसी में कोई ना कोई कमी है। आइए वो भी अब हम डिस्कस करते हैं कि वो जो लोग हैं जो डेमोक्रेसी में कमियां निकालते हैं, क्या हैं वो कमियां।
सबसे पहला है लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इंस्टेबिलिटी। लीडर्स का मतलब है जो हमारे रूलर्स हैं वो थोड़े थोड़े टाइम में चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से कोई सरकार जो है स्टेबल नहीं रह पाती। कोई वो डिसीजन लेती है और पता लगे अगले साल कोई और लीडर आ गया और वो डिसीजन हो जाता है ठप। ऐसा तो होता है कि मान लो आज मैं लीडर बन गई हूँ एरिया की और मैंने कोई डिसीजन लिया, ठीक है, और पता लगा भाई अभी वो काम तो पूरा हुआ नहीं है और अगले इलेक्शंस आ गए और मेरे को हटा दिया गया, लोगों ने मुझे नहीं इलेक्ट किया, तो इनस्टेबल तो हो गया ना कि मेरे काम भी पड़े रह गए और दूसरा लीडर आएगा वो अपनी मर्जी के डिसीजन लेगा, तो इससे क्या है, इंस्टेबिलिटी आती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन एंड पावर प्ले, देयर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। कि डेमोक्रेसी में देखो लोगों में कंपटीशन होता है कि कौन रूलर बनेगा, कौन लीडर बनेगा, कौन मिनिस्टर बनेगा, बट डेमोक्रेसी जो है केवल कंपटीशन ऑफ और पावर की लड़ाई के लिए ही रह जाती है और कोई भी मोरालिटी, कोई भी जो अच्छी बात होती है वो लीडर्स नहीं करते। So many people have to be consulted in a democracy that leads to delays. डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि आपको जो है एक डिसीजन अपने आप नहीं लेना, आपने जो है लोगों को कंसल्ट करना होता है, पर कंसल्ट करने में ही इतना समय चला जाता है कि डिसीजन लेने में हो जाता है डिले, डिसीजन लेने में हो जाती है देरी। इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजन। कि कई बार हम ऐसे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं जिन्हें पता ही नहीं लग पाता है कि क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है, जिसकी वजह से जो है गलत डिसीजन लिए जाते हैं। डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। क्योंकि कंपटीशन है इसलिए धांधलेबाजी भी हो जाती है कि भाई थोड़े से पैसे वैसे देके काम चलाओ, तो डेमोक्रेसी में करप्शन भी देखने को मिलता है। ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज गुड फॉर देम, दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। और कई बार जो हमारे कॉमन पीपल होते हैं उनको पता ही नहीं होता कौन से लीडर उनके लिए सही है कौन से नहीं है। कई बार एक लीडर आता है कहता है यार ले ना 500 रुपये मुझे वोट कर दे, और लोग सोचते हैं कि चलो यार 500 रुपये तो मिल ही रहे ना, कर दो वोट। उन्हें यही नहीं पता होता कि सिर्फ 500 रुपये से उनका पूरा फ्यूचर जो है वो खराब हो जाएगा। इसलिए जो है कॉमन पीपल को कोई भी हक जो है, कोई भी राइट जो है वो डेमोक्रेसी में नहीं देना चाहिए। सबसे पहले तो आप बताइए कि आपकी इनके बारे में क्या राय है, फिर हम चलते हैं कि देखो ये बातें तो सही हैं बट फिर भी डेमोक्रेसी को हम बेटर मानते हैं। क्यों मानते हैं हम वो पढ़ेंगे कि भाई देखो नेगेटिव चीजें तो हैं, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, पर इतनी कमियां होने के बाद भी कुछ अच्छाइयां हैं जिन पर हमको फोकस करना है। तो बच्चे देखिए इतने सारे हमने जो है आर्ग्यूमेंट्स पढ़े जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट हैं, कि लोग जो है डेमोक्रेसी को नहीं पसंद करते, और वो सब ये जो वो रीजंस हैं वो इस चीज़ के लिए देते हैं, और ये रीजन सही भी हैं, गलत नहीं हैं, पर इतने रीजंस होने के अलावा भी हम फिर भी डेमोक्रेसी को जो है प्रेफर करते हैं। ये अब हम पढ़ेंगे कि भाई इतनी कमियां होने के बाद भी क्यों हम डेमोक्रेसी को अच्छा मानते हैं, कि क्या वो ऐसी अच्छी चीज़ है डेमोक्रेसी में, बट स्टिल वी प्रेफर डेमोक्रेसी। वाई, क्या है ऐसा डेमोक्रेसी में, आइए पढ़ते हैं एक बार एक एग्जाम्पल के से कि चाइना में ना फेमाइन आई थी 1958 से 61 तक। फेमाइन क्या मतलब होता है, जब लोगों को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा होता, इतनी ज़्यादा मतलब लोगों की भूख की वजह से डेथ होने लगती है, उसको बोलते हैं हम फेमाइन। ऑलमोस्ट 30 मिलियन पीपल जो है उनकी डेथ हो गई थी इस फेमाइन की वजह से। इतने सारे लोगों की जो है मौत हो गई थी क्योंकि उनको खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था। देखिए 30 मिलियन यानी 3 करोड़ लोगों की ऑलमोस्ट डेथ हो गई थी। और इंडिया की भी इतनी इकोनॉमिक कंडीशन कुछ अच्छी तो नहीं चल रही थी, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया की जो है बहुत पेनफुल हिस्ट्री रही है ब्रिटिशर्स के साथ, लेकिन फिर भी इंडिया ने जो है कभी आज तक कोई ऐसी फेमाइन, इतना बड़ा दुख कभी नहीं झेला है। क्यों नहीं झेला है, उसका क्या रीजन हो सकता है? क्या इंडिया के पास हमेशा खाना रहा है, ऐसा रीजन रहा है, या और कोई रीजन है? आइए उसको पढ़ते हैं। Some people believe that India has dealt with its problems because of the type of government it had। कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी इंडिया में कोई बहुत मेजर प्रॉब्लम आज तक नहीं आई है। वो इसलिए नहीं आई है क्योंकि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो कुछ अच्छी है, कुछ अच्छी तरीके की है। तो फटाफट से मुझे बताइए कौन सी गवर्नमेंट है वो इंडिया की, कौन सी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है जिसकी वजह से जो इंडिया है अपनी प्रॉब्लम्स को सुलटा लेता है। तो वो है मेरे बच्चे डेमोक्रेसी। क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेसी है, कोई भी अगर आप डिसीजन ले रहे हो तो वो अकेले नहीं लेते हो, लोगों से कंसल्ट करते हो, पूछा पाछी करते हो कि भाई सही कर रहा हूं ना मैं, और फिर सलाहों के बेसिस पे, कंसल्टेशन के बेसिस पे डिसीजन लेते हो। इसलिए जो है आप गलत डिसीजन लेने से बच जाते हो। तो
एक जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसको हम क्यों बेटर मान रहे हैं, वो क्यों अच्छे से जो है कंट्री को चला सकती है। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज अ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अकाउंटेबल का मतलब होता है जो गवर्नमेंट अपने एक्शंस के लिए जवाबदेह हो। मान लो आज मैं लीडर हूं और मैंने कोई डिसीजन लिया, लेकिन अगर आप कल को मुझसे आके पूछोगे हाँ जी लीडर राधिका आपने क्यों लिया ये डिसीजन, तो मैं आपको उसके लिए जवाब दूंगी कि मैंने क्यों लिया, यानी कि मैं अकाउंटेबल हूं अगर मैं कोई भी डिसीजन लेती हूं। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन कंसल्टेशन एंड डिस्कशन, और जो डेमोक्रेसी है उसमें लोगों से कंसल्ट किया जाता है कि क्या डिसीजन लिया जाए, जो डिसीजन लाना चाहते हैं वो सही है नहीं है, तो इससे जो है हमारा डिसीजन जो होता है वो बेटर हो पाता है। देखो अकेला बंदा तो कई बार इतना नहीं सोच पाता, जब वो 10 लोगों से पूछता है तो वो बेटर डिसीजन ले पाता है। जो हमारी क्वालिटी होती है डिसीजन मेकिंग की वो अच्छी हो जाती है क्योंकि हम लोगों से कंसल्ट करके डिसीजन लेते हैं डेमोक्रेसी में। थर्ड है ड्यू टू पॉलिटिकल इक्वालिटी रिच एंड पुअर सिटीजन्स हैव इक्वल राइट्स इन डेमोक्रेसी, और क्योंकि सबको एक वोट दिया जाता है, सबकी वोट की इक्वल वैल्यू होती है, तो रिच और पुअर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता। मान लो आज मैं अगर कोई महीने के 10,000 रुपए कमा रही हूँ और कोई एक पर्सन है जो महीने के 10 लाख रुपए कमा रहा है, और जब हम वोट देने जाएंगे तो उसके वोट की भी वही वैल्यू होगी और मेरे वोट की भी वही वैल्यू होगी। तो डेमोक्रेसी में जो लोग होते हैं ना, चाहे वो गरीब हो या अमीर हो, वो रिस्पेक्टेड फील करता है कि भाई सरकार तो हम सबने ही मिलके बनाई है, चाहे वो गरीब है या अमीर है। डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अस अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, और कभी दो सोशल ग्रुप्स में अगर लड़ाई हो जाए तो डेमोक्रेटिक वे में हम उसके सॉल्यूशंस भी निकालते हैं। मान लो आज लड़कियों और लड़कों में लड़ाई हो गई जाएगी, तो डेमोक्रेसी उसका प्यार से सॉल्यूशन निकालेगी कि भाई हमारी कंट्री में तो सब इक्वल हैं, तो लड़ने की जरूरत नहीं है। प्रॉपर अच्छे तरीके से जो प्रॉब्लम्स होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं, उनका डिसीजन डेमोक्रेसी में निकाला जाता है। नेक्स्ट है इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक, और कई बार हम जब कुछ गलतियां कर देते हैं ना, तो उस गलती की भरपाई करने का चांस भी डेमोक्रेसी में मिलता है। ऐसे कितने डिसीजन होते हैं जो सरकार पास करती है और फिर कहती है शायद ये डिसीजन सही नहीं मैंने लिया था, अब हम इस डिसीजन को वापस लेते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे जो आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे गवर्नमेंट की वेबसाइट्स पे कि उन्होंने पहले कोई डिसीजन लिया और फिर उस डिसीजन को वापस ले लिया जब उनको रियलाइज हुआ कि उनसे गलती हो गई है, क्योंकि गलती बहुत ज़्यादा टाइम तक छुप नहीं पाती और इसलिए वो क्या करते हैं, अपनी गलती को मानकर उस गलती को चेंज भी करते हैं। तो डेमोक्रेसी में आपको ये भी चांस मिलता है कि अगर आपसे गलती हो गई है तो आप उसको ठीक कर पाए। इन वजह से जो हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी ना हमारी बाकियों से अच्छी गवर्नमेंट है। मान लो अगर किसी किंग का रूल है, क्या वो कभी अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा? वो कहेगा नहीं, जो मैंने कह दिया ना वही सही है, चाहे गलत है या सही है। या फिर क्या कभी भी कोई मोनार्क होगा, वो क्या अकाउंटेबल होगा? क्या आप कभी किंग से पूछोगे किंग आपने क्यों ये डिसीजन लिया? किंग तुम्हें कभी जवाब नहीं देगा। इन्हीं रीजंस की वजह से हमारी जो डेमोक्रेसी होती है वो एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। If we compare democracy with other form of government, democracy is the best form of government. डेमोक्रेसी को हम बेस्ट इसलिए मानते हैं क्योंकि जब हम बाकियों से कंपेयर करते हैं ना तो वो बेस्ट ही है। So we have listed minimal features of democracy. मिनिमल यानी बहुत थोड़े से फीचर्स हमने डेमोक्रेसी के डिस्कस करे हैं। क्या होती है डेमोक्रेसी? अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल। अगेन हम आ गए हैं इस बात पे कि अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट इलेक्टेड बाय पीपल इज अ डेमोक्रेसी। तो हम इलेक्ट क्यों कर रहे हैं लोगों को, जब हम कह रहे हैं सारी पावर जो है पीपल के पास है, तो हमें इलेक्ट क्यों करना है? हम खुद मिलकर ही क्यों नहीं डिसीजन ले लेते सारे? क्यों हमें किसी एक को इलेक्ट करना है, इलेक्शन में पार्ट लेना है, उसे मिनिस्टर बनाना है? क्यों सारे लोग इकट्ठा आकर डिसीजन नहीं लेते? आइए ये भी देखते हैं। This is necessary because modern democracy involves such a large number of people that it is physically impossible for them to sit together and take a collective decision. यानी अगर हमें ऐसा कोई डिसीजन लेना है किसी भी कंट्री से रिलेटेड, क्या आज इंडिया के लोग सारे एक टाइम पर साथ आ जाएंगे कि कंट्री के लिए डिसीजन लिया जा रहा है तो सब लोग पूरा इंडिया दिल्ली में उठकर आ जाए? क्या पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि आज की जो हमारी कंट्रीज है, जो डेमोक्रेसीज हैं, वो इतनी बड़ी है, इतने ज्यादा लोग हैं कि सबको एक टाइम पर एक साथ लाना पॉसिबल नहीं है। और अगर कोई ऐसी कंट्री है जहां पर लोग कम भी हों, वहां पर भी मान लो हमने ऐसा कर दिया कि सारे लोग साथ आ गए डिसीजन लेने के लिए, पर हर पर्सन को उतनी समझ नहीं होती है क्या सही है क्या गलत है। इवन इफ दे कुड, द सिटीजन डज नॉट हैव द टाइम, द डिजायर और द स्किल्स टू टेक पार्ट इन ऑल द
डिसीजन। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि वो अगर आ भी गए ना तो उनका रहेगा कि यार फटाफट डिसीजन लो, हमें काम पे जाना है। तो इसलिए जो हमारी स्किल्स हैं, जो टाइम है, हर पर्सन के पास इतनी नहीं है कि वो पूरी कंट्री के लिए डिसीजन ले पाए। तो ये हमारे कुछ रीजंस हैं कि अब हम क्यों इलेक्ट करने लगे हैं लोगों को डेमोक्रेसी में। पहले आप देखोगे जब पहले डेमोक्रेसी होती थी ना तो एक एरिया के सारे लोग साथ में आकर डिसीजन लेते थे, लेकिन अब क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि अब लोग बढ़ गए हैं, सारे साथ में आ नहीं सकते हैं, इसलिए वो एक एक लीडर को इलेक्ट कर देता है कि भाई हमारे में से ना तू चला जा, तू हमारे बारे में हमारी राय बता दियो। लेकिन जो हमारा डेमोक्रेसी है ना, सिर्फ गवर्नमेंट नहीं है, ये हमारी फीलिंग्स हैं। भाई फीलिंग्स को समझो। डेमोक्रेसी सिर्फ ये नहीं है सरकार है और बदल जाएगी। बहुत दिल से हमारा जो है रिश्ता जुड़ा होता है डेमोक्रेसी के से। एक ब्रॉड यानी एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है डेमोक्रेसी का। क्या कंसेप्ट है, इन लाइन्स को पढ़कर आपको समझ में आएगा। We are a very democratic family. Whenever a decision has to be taken, we all sit down and arrive at a consensus. My opinion matters as much as my father. कि यहाँ पर बात केवल परिवार की हो रही है, लेकिन उन्होंने ये डेमोक्रेटिक वर्ड यूज करा। कहाँ यूज करा उन्होंने ये वर्ड? कि भाई हम लोग ना सब साथ मिलकर डिसीजन लेते हैं, किसी एक की नहीं चलती है, और जो वैल्यू मेरी बात की है वही मेरे पिताजी की बात की है। तो सिर्फ गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक नहीं होती, आपकी फैमिली भी डेमोक्रेटिक है या नहीं, फटाफट से बता दीजिए। I don't like teachers who do not allow students to speak and ask questions in the class. I would like to have a teachers with democratic temperament. यानी एक बच्चा कह रहा है मुझे वो टीचर्स नहीं पसंद है जो बच्चों की बातों को सुनती ही नहीं है, उनको कुछ सवाल ही नहीं पूछने देती हैं। मुझे ऐसे टीचर्स चाहिए डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट की हो, जो यहाँ से यहाँ इस वर्ड से डेमोक्रेटिक टेम्परामेंट से उनका क्या मतलब है कि वो ऐसी टीचर्स चाहता है वो बच्चा कि जो टीचर हो उसमें डेमोक्रेटिक बिहेवियर हो, वो बच्चों को भी बोलने की राय दे। One leader and his family members decide everything in this party. How can they talk of democracy? फिर एक बच्चा कह रहा है यार ये जो पार्टी है ना सिर्फ लीडर से डिसीजन ले रहे हैं, बाकी लोगों को कुछ इंपॉर्टेंस मिल नहीं रही है, तो क्या ये डेमोक्रेसी है? भाई डेमोक्रेसी में सबको अधिकार मिलता है, तो ये डेमोक्रेसी नहीं है। तो डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट से रिलेटेड आइडिया नहीं है, बहुत सारे एरियाज में हमें डेमोक्रेसी देखने को मिलती है। डेमोक्रेसी एक ऐसा भाव होता है, एक ऐसी फीलिंग होती है जहां पर हर पर्सन को कंसल्ट किया जाता है डिसीजन लेने से पहले। तो क्या है डेमोक्रेसी? डेमोक्रेसी इज अ मेथड ऑफ डिसीजन मेकिंग वेयर ऑल द पीपल इफेक्टेड आर कंसल्टेड। कि जिस पर्सन को एक डिसीजन से इफेक्ट पड़ेगा उन सबसे पूछा जाता है कि ये डिसीजन सही है या नहीं। हम क्यों वैल्यू करते हैं डेमोक्रेसी को? इतना हम बोल रहे हैं डेमोक्रेसी एक आइडिया है, ये वो, तो आखिर क्या रीजन है जो हम डेमोक्रेसी को इतना वैल्यू करते हैं, इतना उसको सर पे चढ़ा रखा है कि भाई हो तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वरना ना हो? क्योंकि डेमोक्रेसी में हम जो है जज कर सकते हैं अपनी गवर्नमेंट को कि भाई डेमोक्रेसी तो चल रही है, पर फिर भी हमारे पास ये हक होता है कि हम देखें क्या हमारी डेमोक्रेसी अच्छी है, अगर अच्छी नहीं है तो उसको कैसे अच्छी बनाया जाए, कि इवन जो है उसको भी जो है आप बेटर बना सकते हो अगर आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो। Decisions can be taken in different matter, but Constitution should be followed. Decisions can be taken in a different manner, but the Constitution should be followed. Decisions लेने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं कि लोकसभा से पूछा जाए या राज्यसभा से पूछा जाए या लोगों से वोट कराया जाए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस होना चाहिए। जो रूल्स आपकी कंट्री के लिए डिसाइडेड हैं उनको आपने फॉलो करना है। मोस्ट कॉमन वे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। आज के टाइम में सबसे कॉमन टाइप ऑफ डेमोक्रेसी क्या है? जिसमें हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो लोग मिलकर हमारे लिए डिसीजन लेते हैं। आर एफर्ट्स एज अ सिटीजन मैटर। डेमोक्रेसी सिर्फ लीडर से नहीं बनती है, हम कितने एफर्ट कर रहे हैं। सरकार ने गलत डिसीजन ले लिया कोई नहीं, पर क्या एज अ सिटीजन, एज अ नागरिक हम अवेयर हैं कि सरकार ने गलत डिसीजन लिया है? क्या हम उनसे जाके सवाल कर रहे हैं उन्होंने गलत डिसीजन लिया है, क्यों लिया है? तो जो हम है ना सिटीजन, हमारे एफर्ट्स, हम कितने अवेयर हैं, हम कितने अपने सरकार पर सवाल उठा पा रहे हैं उनके गलत डिसीजन के लिए, तो हमारे एफर्ट जो है डेमोक्रेसी में मैटर करते हैं। द फेट ऑफ द countries depends not just on what the rulers do but mainly on what we as citizens
डू। तो जो हमारी कंट्री का क्या फ्यूचर होगा ना, वो हमारे लीडर्स पे नहीं डिपेंड करता है, वो हम पे डिपेंड करता है कि हम कितना काम कर रहे हैं। डेमोक्रेसी में मेन रोल किसका है? हम पीपल का, हम लोगों का रूल है। अगर हमारे लीडर्स बुरे भी है ना, तो अगले इलेक्शंस में उन्हें हटाना, उनसे पूछना कि वो क्यों ये गलतियां कर रहे हैं, ये हमारा हक है। तो डेमोक्रेसी में जो लीडर्स है ना, वो हमारे फ्यूचर को नहीं डिसाइड करते हैं, हम लोग खुद अपने जो है फ्यूचर को डिसाइड करते हैं। तो यहीं पर जो है हमारा चैप्टर ये खत्म होता है, जिसमें हम पढ़ते हैं कि क्या क्या हमारी डेमोक्रेसी के फीचर्स होते हैं, क्या ऐसे फीचर्स हैं जो एक कंट्री को डेमोक्रेटिक कंट्री बनाते हैं। इलेक्शंस के अलावा और क्या चीजें हमारी कंट्री में जरूरी है। फिर हम पढ़ते हैं कि बहुत सारे लोग इतने अच्छे अच्छे फीचर्स होने के बाद भी डेमोक्रेसी को नहीं पसंद करते हैं। क्यों नहीं पसंद करते हैं, ये भी आपने पढ़ना है। लेकिन इतने लोगों के ना पसंद करने के बाद भी फिर भी सब कहते हैं डेमोक्रेसी हो, डेमोक्रेसी हो। क्यों डेमोक्रेसी बाकियों से बेटर है, हमने ये भी पढ़ना है। और फिर हमने पढ़ना है इस चैप्टर में कि भाई डेमोक्रेसी तो हमारी कंट्री में आ गई है, लेकिन हमारी क्या पावर है उसमें, हम क्यों अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं, क्यों हम खुद ही जाकर डिसीजन नहीं लेते। और फिर लास्ट में हम पढ़ते हैं, क्या डेमोक्रेसी केवल एक गवर्नमेंट है, क्या डेमोक्रेसी सिर्फ एक गवर्नमेंट होने तक लिमिट रह गई है? तो आंसर है नो। डेमोक्रेसी एक ऐसा आइडिया है जिसमें हर वो बंदा जिसको एक डिसीजन इफेक्ट करेगा, उससे उस डिसीजन के बारे में पूछा जाए कि वो सही है या नहीं। और एंड का टॉपिक आ जाता है हमारा कि हम डेमोक्रेसी को इतना क्यों वैल्यू करते हैं। हम डेमोक्रेसी को इसलिए इतना वैल्यू करते हैं क्योंकि जो मेन पावर है, जो मेन रोल है डेमोक्रेसी में, वो होता है उसके सिटीजन्स का, उसके लोगों का। थैंक यू।